हेलो एंड वेलकम मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बहुत इजी चैप्टर चल रहा है जिसमें आप किरण की बातें कर रहे हैं। किरण को आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं और उसके टकराने से ऑब्जेक्ट की इमेज बन जा रही है, प्रतिबिंब बन जा रहा है। इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करी है। कॉनकेव मिरर में हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी और इमेज इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड बनने के साथ साथ इमेज कैसी बनेगी? बहुत बड़ी है, बहुत छोटी? डिमिनिस्ड बनेगी, बहुत ही छोटी इमेज बन रही होगी। ठीक है? हाईली डिमिनिस्ड, एकदम बच्चों वाली इमेज बन रही होगी। अगली कहानी देखते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा जाए। हेलो हेलो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between minus infinity and center of curvature C। दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को माइनस इन्फिनिटी और सी के मध्य रख देंगे। नहीं समझी बेटा? मध्य रख देंगे, मध्य। मध्य पता है आपको? बीच। मध्य तो समझते ही होंगे। मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रदेश तो नहीं बोलते आप उसे? सेंट्रल स्टेट। चलो भाई, बनाते हैं इमेज। क्या हो गया? अरे वो, मुझे एक चुटकुला याद आ गया। चुटकुला वो था कि जो एक बार जू में जाते हैं लोग और देखते हैं कि वहां पे एक दिन सब लोग हंस रहे होते हैं, गधा नहीं हंस रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे जाते हैं, सिर्फ गधा हंस रहा होता है, बाकी लोग नहीं हंस रहे होते। वो सुना है ना वो वाला? आज तो लगता है महाभारत करा के ही मैं घर भेजूंगा तुम लोगों को। आओ बातें करें। ठीक है। और दूसरी रे, बताओ बताओ। पोल पे एक रे पैरेलल भेजनी है जो फोकस से पास करेगी, दूसरी रे पोल पे भेजनी है। ठीक। कोई बात नहीं, मैं इसको खिसका दूंगा, टी को मैं चेंज कर दूंगा। ये ऐसा दिख रहा है क्या? आप लोगों के समझ में आ गया? ये हरी वाली ऐसे गई, ये पता नहीं कौन सा कलर है, मैजेंटा है, ये ऐसी गई। अब इसमें अगर तुम देख पा रहे होगे ऑब्जेक्ट और इमेज, इसमें ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है पोल से और इमेज पास में है। तो ये रियल में मिलाने से बन रही है। अगर रियल में मिलाने से अगर ये इमेज बन रही है तो इसका मतलब ये इमेज रियल होगी या वर्चुअल? रियल। तो जो इमेज है वो रियल इमेज है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि ये डिमिनिस्ड बनेगी या इनलार्ज बनेगी, तो हम मैग्निफिकेशन पे आते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने बच्चों ने पढ़ रखा है, माइनस का v अपॉन यू। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके पास जो v है, इमेज डिस्टेंस है, उसका मैग्नीट्यूड कम है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है। अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर है तो इसका जो m का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से छोटा आएगा। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि भैया m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से तो छोटा ही है। अगर 1 से छोटा है तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। मतलब आप इन्फिनिटी से चले, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं आ पाए, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी ही बन रही है। फिर बात करेंगे m के इमेज के नेचर की। तो देखो ये माइनस है, v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, तो m आपके पास नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो गए। आगे एक और नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेट आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा? निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो
इन्वर्टेड नेचर की बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। तो रियल इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, और कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। चमक गई बात? बहुत बढ़िया। रियल है, डिमिनिश्ड है और इन्वर्टेड इमेज है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट हम ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम इस सेंटर पे ही किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तब क्या हो रहा होगा, वो सोचा जाए। तो ये तो हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो ये गया आपका C और ये गया पॉइंट F, और यहीं पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इसकी जो इमेज है वो यहीं बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी। कैसे बनेगी वही डिस्कशन है। तो हम ग्रीन कलर से भेज देते हैं। एक रे सीधी जो कि फोकस से पास कर जाएगी, दूसरी रे पोल पे जो कि यहाँ से पास कर जाएगी। तो यही ऑब्जेक्ट है और यही इमेज है। तो यहाँ पर U का मैग्नीट्यूड और V का मैग्नीट्यूड दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। मैग्नीफिकेशन अगर आप निकालेंगे तो -V/U, मतलब ये एग्जैक्टली -U ऐसा बोल दो या -U, क्योंकि सेम ही है, नेगेटिव में ही रहेंगे। तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो -1 आ जाएगी। मैग्नीफिकेशन एग्जैक्टली -1 का मतलब है कि जो इमेज है वो रियल है। वो तो हमने इसलिए देखा क्योंकि रेस रियल में टकरा रही हैं। इन्वर्टेड है क्योंकि नेगेटिव है, और माइनस इसका मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब इमेज सेम साइज की है। समझ में आ गया आप लोगों के? या आप लोग सिर्फ छाप रहे हैं? छापू वीर बन रहे हैं क्या? अभी तक के डिस्कशन में किसी को डाउट है क्या बेटा? तो आज तू कैसे रंग बिरंगा, क्या कोई समस्या है क्या तुझे? सब ठीक है? अच्छा, आज तू शर्ट पहन के आया है? नहीं तो रोज टी शर्ट पहनता है ना। अच्छा, पतला लगता है टी शर्ट में, इसलिए मोटा लगने के लिए मैं शर्ट पहन लेता हूँ सर। ये भी सही है। जैसा कि बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने छाप लिया है, तो ऑब्जेक्ट को अब अपन उठा के C से F के बीच में रखेंगे। तो नेक्स्ट केस लिख लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, 1 2 3 चौथा होगा ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा कॉनकेव मिरर के लिए, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा इमेज, उसके बारे में डिस्कशन है। ये है C, ये है F, और ये रख दिया अपन ने ऑब्जेक्ट। ठीक, तो एक रे सीधी गई, सीधी जाने वाली फोकस से पास कर जाएगी, फोकस से पास करा दिया। एक पोल पे भेज देंगे, एक पोल पे गई और पोल वाली टकरा के वापस आ गई। दो एंगल थे, एंगल दोनों बराबर रहे, ये और ये ऐसे गई, ऐसे चली गई, ये ऐसे गई, ऐसे चली गई, ये ऐसे गई और ऐसे चली गई। ये दोनों यहाँ पर आके मिले तो ये इमेज का काम करेगा। इमेज तुम्हें देखने से भी लग रहा होगा इमेज बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट छोटा है। वैसे भी सोच सकते हैं कि U छोटा है, V बड़ा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नीफिकेशन होगा वो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा होगा। तो लिख देता हूँ, इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट्स वाई मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। दूसरी चीज, M में अगर तुम देखोगे तो -V/U में ये U भी नेगेटिव में है, V भी नेगेटिव में है,
तो m की वैल्यू जो आ रही है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव। m नेगेटिव होने की वजह से इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और तीसरी कहानी, रेज वास्तव में मिल रही हैं तो इमेज कैसी बन रही है, रियल। ठीक। फिर उसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रख देंगे तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, हमने पता ही है पहले से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए तो क्या होगा, ये डिस्कशन है। तो तुम्हें पता है इन्फिनिटी पे बनती है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो उसको करने के लिए अपन ने एक रे पकड़ी, सीधा ले गए। वाइट रंग की अच्छी नहीं लग रही, रंग बदल देते हैं। और दूसरी रे को, मतलब इसकी रिफ्लेक्टेड रे को फोकस से पास करा दिया। ठीक। और फिर उसके बाद हमने दूसरी रे एक पोल पे भेजी। पोल वाली रे पैरेलल टू, ये जो लाइन गई है, रे गई है ग्रीन वाली, उसके पैरेलल हो गई। और पैरेलल रेस कहाँ पे जाके मिलती है ये तुम्हें पता है, कहाँ जाके मिलती है। तो बस ये दोनों कहाँ पे जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो मैं बोल दूंगा कि जो इमेज है वो v एट माइनस इन्फिनिटी ऐसा बन रही होगी। और हम ये भी बोल देंगे कि जो मैग्नीफिकेशन होगा वो मैग्नीफिकेशन में माइनस वी बाई यू फॉर्मूला है। तो माइनस वी बाई यू में v बहुत बड़ा है, तो v बहुत बड़ा है तो मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँगा तो मतलब एक्सट्रीमली लार्ज बोल सकता हूँ। तो क्या लिखें, एक्सट्रीमली एनलार्ज लिख दें, एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड। बहुत बड़ी इमेज बन रही होगी इन्फिनिटी पे। और इमेज कैसी, रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, तो देखेंगे u भी नेगेटिव है v भी नेगेटिव है, तो इन्वर्टेड टाइप की बन रही होगी। हालांकि इस बात का कोई सेंस नहीं है। एक बात बता, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इन्फिनिटी पे तू पर्दा लगा नहीं सकता, क्योंकि अगर तूने पर्दा लगा दिया इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी कहाँ है। अगर तू पहुंच ही गया तो इन्फिनिटी रहा ही नहीं। अब अगर वहां पर तू पहुंच गया इन्फिनिटी है ही नहीं, तो फिर और आगे होगा इन्फिनिटी। इसका मतलब तो इन्फिनिटी पे कभी पहुंच ही नहीं सकता। अगर पहुंच गया तो इन्फिनिटी नहीं है। तो मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, क्योंकि जब इमेज बनाने, ये देखने के लिए इमेज होनी भी तो चाहिए, आया ना। और अगर इमेज को तूने देख लिया तो फिर तू इन्फिनिटी पे नहीं है, आइडियली इमेज बनती ही नहीं है। ओके। तो ये इस बात का इन्वर्टेड लिखने का कोई सेंस ही नहीं है। तो बस एनलार्ज बनेगी ऐसा लिख दो, और कहाँ बनेगी क्या बनेगी उसका अपन डिस्कशन नहीं कर रहे। इमेज रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बनेगी नहीं, रेस तो पैरेलल है, पैरेलल रेस कभी मिलेंगी नहीं। तो बस इतना बोल सकते हैं एक्सट्रीमली लार्ज बनेगी, बाकी डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। छाप लीजिए आप। अब अपन ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ और पोल के बीच में, तो अगला लिखा जाए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये एक सबसे इंटरेस्टिंग केस है। ये आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ऐसा मुझे पता है। क्लास 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, बहुत बढ़िया। तो उस टाइम आप लोगों ने रे डायग्राम बनाया था या कैसे किया था, रे डायग्राम बना के ही सीखा था ना। ठीक है, तो मैं वापस से एक बार फिर से आपको सारी चीज़ बता दे रहा हूँ। उससे कुछ फ़ायदा ये रहने वाला है कि जब आगे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो उनका रे डायग्राम आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस से पास करा दी, और दूसरा जो पोल पे गई वो अपन ने
उसी एंगल पे नीचे की तरफ भेज दी। अब ये दोनों तो हमेशा एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, तो आगे तो मिल ही नहीं सकती। तो मिलने की एक बार एक ही टेंडेंसी है कि ये पीछे की तरफ जाके मिले, तो पीछे की तरफ इनको मिला देते हैं। तो अपन ने इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया। इनको एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पर अपनी इमेज बन गई, ये इमेज बन गई, ये इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है दोस्त, इमेज आपको हमेशा बड़ी मिलेगी, ऐसा दिख ही रहा है। तो इमेज एनलार्ज मिल रही है, इमेज इरेक्ट मिल रही है, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहा होगा, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कैसे है? V पॉजिटिव है, U नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। V आपका पॉजिटिव है एंड U आपका नेगेटिव है। आपको इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि U नेगेटिव क्यों है और V पॉजिटिव क्यों है? जिधर से आ रही है वो वाली साइड नेगेटिव, जिधर को जा रही है वो वाली साइड पॉजिटिव। जिधर से आ रही है वो नेगेटिव, जिधर को जा रही है वो पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के बारे में बोला जाता है। तो इरेक्ट है, एनलार्ज्ड है और वर्चुअल है। इरेक्ट है, एनलार्ज है और वर्चुअल है। तो इस प्रकार आपने कॉनकेव मिरर की सारे केसेस पढ़ लिए। ठीक है, अब अपन बातें करेंगे बैठ के। शुरू करें? देखो, मैं कुछ कुछ बात आपसे पूछना चाहता हूँ। कॉनकेव मिरर ने क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाई है? वापस से पूछूं, क्या कॉनकेव मिरर ने रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाई है? हाँ या ना? तो इसका मतलब जो कॉनकेव मिरर है, ये इधर मैं ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूं और इधर मैं इमेज की बात कर लेता हूं। तो देखो, यही केस बन सकते हैं, रियल की रियल, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल की रियल और वर्चुअल की वर्चुअल। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं, यही पॉसिबिलिटी है। तो कॉनकेव मिरर के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस टेबल में यहाँ पर मैं कॉनकेव लिख देता हूँ और आगे मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लूँगा जब आगे, अगर मैं आगे जब डिस्कशन करूँगा तब। ठीक है, इसको यहाँ ऊपर से हटा देते हैं, ये टेबल अपन बना लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस पर डिस्कशन है। तो पहली वाली पॉसिबिलिटी, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है नहीं बनती? बनती है सर, बहुत बढ़िया। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर बना सकता है नहीं बना सकता? बना ही रहा है सर, बहुत बढ़िया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, आप सोचो, दो तो तुम्हें साफ साफ दिख गए, अब सोचो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए हाँ या ना में। वोटिंग करा लेते हैं। कितने लोग कितने लोगों को लगता है कि ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है? 2 मिनट का समय ले लीजिए, बिल्कुल समय की कोई कमी नहीं है अपने पास, समय आप पूरा लीजिए। हद्या दिमाग लगा बेटा, क्या लग रहा है? नहीं लग रहा? चलो, तो तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा ज्ञान वर्धन कर देते हैं। तुम लोगों ने लिख तो लिया ही है सब? मैंने कुछ नहीं बोला था, तुम तो यहाँ पे देखो। क्या क्या तुमने ये सब लिख तो लिया ना इस साइड वाला?
क्या रे को मैं ऐसे नहीं भेज सकता और टकराने के बाद ऐसी हो जाए? मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में इंटरचेंज हो सकती है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल, क्योंकि ये रेज इधर से आ रही हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ये बना ही सकता है, हाँ है ना। रेज को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, रेज अपने पाथ को रिट्रेस कर सकती हैं, आने वाले रास्ते से जाने वाले रास्ते पे जा सकती है। अगर रेज ए से बी जा रही है तो बी से ए भी जा सकती है। तो इसका मतलब ये वर्चुअल की रियल बना सकता है। इन्फिनिटी वाले केस में थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इन्फिनिटी को लेकर हम खुद ही श्योर नहीं है। इन्फिनिटी की पोजीशन को लेकर हम कहाँ श्योर होते हैं कभी। तो वर्चुअल की रियल बन सकती है। अच्छा ये दोनों टेबल में ये थोड़ा गलत लिख दिया है, वर्चुअल की वर्चुअल लिखना चाहिए। अब आ जाओ लास्ट वाला पॉइंट, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर बना सकता है? सोचो कैसे। क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर बना सकता है? बना के देखो रे डायग्राम। कॉनकेव मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता, क्योंकि अगर इसने वर्चुअल की वर्चुअल बना दी तो इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई सेंस ही नहीं है ना, आया ना। उसके बाद इसका कोई सेंस बनता ही नहीं। समझ गई बात? ये जो कॉलम इसको खाली छोड़ देना, इसको जब कॉन्वेक्स पढ़ लेंगे उसके बाद भरेंगे, ठीक है। बना लो टेबल। और भैया हृदय, आपके विद्यालय में परीक्षाएं कब से हैं? 1 सितंबर से। क्या क्या आ रहा है? रे ऑप्टिक्स से पहले पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक आ रहा है, ठीक है। देख लिया? क्या हुआ? अरे भाई तुम तो चले तो एकदम जमीन हिल गई नीचे। आराम से भाई, आराम से, आराम से। नीचे वाले लोग बेचारे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे ये ऊपर क्या हो रहा है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, हेडिंग लिखी जाए, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। शुरू करें? तो देखो भाई, कॉन्वेक्स मिरर दिखने में ऐसा होता है, टक 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 टक। और इसमें खासियत ये है कि इसका फोकस और पोल दोनों, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होगा, क्योंकि जिस भी गोले से बना होगा वो गोला ऐसा होगा। ऑब्जेक्ट को तुम हमेशा इस साइड ही रखोगे, हाँ है ना। तो ये तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट हो गया। तो तुम पहले गेम जो खेल रहे हो वो खेल रहे हो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड पोल। माइनस इन्फिनिटी और पोल के बीच में अपन ने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। इसे रखने के बाद इसका रे डायग्राम बनाया जाए। इतना गंदा क्यों बन रहा है? ठीक है दोस्त। और ये हो गया भैया फोकस से पास करता हुआ। मैं देख रहा होगा फोकस से पास कर रहा है, नहीं देखा? ये देखो,
खींचना पड़ रहा है, तो फोकस से पास कर गया। फिर एक दूसरी रे भेज देंगे रंग बिरंगी, रंग अच्छा नहीं है ये, पोल पे। तो पोल वाली जिस एंगल पे जाएगी उसी एंगल पे, जिस एंगल पे आएगी उस एंगल पे जाएगी। इसमें फिर अपन इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे ये, और फिर उसके बाद ये रे टकरा के ऐसे चली गई, ये वाली रे टकरा के ऐसे चली गई, और इनके बीच में एक सफ़ेद रंग से अपन ने एक ऑब्जेक्ट को बना दिया, एक इमेज को बना दिया, जो कि इमेज ही बन गई। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में कोई डाउट है क्या? क्या थोड़ा नीचे, तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो कि इमेज उल्टी बनेगी? मन में कुछ तो होगा ना, ये बोलना चाह रहे हो ना कि इमेज उल्टी बनेगी? रे डायग्राम तो सीधा बन रहा है, तो इमेज उल्टी कैसे बनेगी? कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन जीवन है, कंफ्यूजन तो चलता रहता है। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, रुकना बेटा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दे, रहने दे। लिख लिख लिख। अच्छा, हमने मैग्निफिकेशन के बाद सीधा इमेज फॉर्मेशन देख लिया ना। नाइस। और हमने वो फॉर्मूला डेरिवेशन भी देख लिया था, वो आपने नहीं लिखा दोस्त। 1/v + 1/u पीछे लिखा है कहीं? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, हो गया। एसी का टेम्परेचर बढ़ा दें सर, गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है? नाइस, बंद हो गई। आवाज़ तो बढ़िया नहीं आई, अब बंद हो गई। अब देखिए, हमसे यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो कह रही है कि मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन तो मैं दिख रहा होगा कि इमेज छोटी बन रही है, लेकिन फिर भी अपन जज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रखो, है ना, तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखने पे क्या हो रहा होगा कि जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है इस पोल के पास आ रहा होगा, ऑब्जेक्ट के पोल के पास आने से जो इमेज है, इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बन रही थी? फोकस पे। आया ना, इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। अब जैसे जैसे तुम आगे लेके आओगे तो जो इमेज है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रही है, पोल की तरफ। आया ना, तो मैग्निफिकेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा ही होने वाला है। अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब जो इसकी इमेज है वो हमेशा कैसी बन रही होगी? डिमिनिश्ड। ठीक, और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इमेज राइट में है, v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो तुम्हारा v तो हो गया पॉजिटिव और u हो गया नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आंसर कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो इसलिए आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट बन रही है, रेस को पीछे खींचना पड़ रहा है, तो ये जो इमेज होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल। और इसमें दूसरा केस बनता है, वो बनता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी माइनस में। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को -इन्फिनिटी पे रखेंगे तो मित्र थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। इन्फिनिटी पे रखने का मतलब है कि जो रे है वो इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब पैरेलल टू, मतलब जितनी भी रेज आ रही है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। अगर रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बस बता देता हूँ क्योंकि उसका चित्र आसानी से बन जाएगा। रेज ऐसे आई, एक रे आई और वो आने के बाद
इस तरीके से चली गई, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग भेज दी, वो टकराने के बाद इसी रास्ते से वापस चली गई, मतलब ये आई ऐसे चली गई, ये आई इसी रास्ते से वापस चली गई, हाँ या ना। और अब मैंने यहाँ पे एक इसको एक्सटेंड कर दिया, तो जो इसकी इमेज है वो कहाँ पे बन गई, फोकस पे, तो ये इसकी इमेज बन गई। मैंने पॉइंट इमेज ले ली, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो u की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, तो मैग्नीफिकेशन भी अगर आप देखोगे तो माइनस का v बाई यू में, ये माइनस v तो तेरा पॉजिटिव है लेकिन u की जगह माइनस इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली जीरो है। मैग्नीफिकेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है कि जो इमेज है वो वेरी डिमिनिस्ड बनेगी। इमेज रियल है या वर्चुअल, तो वो तो साफ साफ दिख रहा है इमेज कैसी दिख रही है, वर्चुअल। लेकिन अब ये बात बोलना कि इरेक्ट है इन्वर्टेड है बहुत छोटी बनेगी तो कोई सेंस ही नहीं है, बहुत छोटी बनेगी, तो आप उसमें कैसे बोलेंगे कि इरेक्ट है इन्वर्टेड है। ठीक है दोस्त, चलो वापस से अपन अपनी टेबल पे चलेंगे, आप लोग बना लो। तो भाई उस टेबल को देखा जाए तो टेबल में तो मैं देखो समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना पा रहा है, तो ये गलत हो गया। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल बना रहा है, हमने पहली इमेज वही बनाई है। रियल की वर्चुअल बना रहा है तो वर्चुअल की रियल बनी सकती है, बस ऑब्जेक्ट और इमेज को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। लेकिन वर्चुअल की वर्चुअल भी ये नहीं बना पाएगा, मतलब सेम साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज कभी भी पॉसिबल कॉन्वेक्स मिरर के लिए नहीं होंगे। समझ गई इतनी बात? अरे यस सर नो सर, सो रहे हो ना, मस्त मजा आ रहा है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आपसे मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले ऐसा लिख लो नोट्स। अरे क्यों काट रहा है इतना, अरे ठीक है नोट्स लिख दे, बात खत्म, जीवन में इतना क्या दर्द है, मस्त रहे। नोट्स में यार पहली पॉइंट में ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में ऐसे अगर कोई भी रे आ रही है तो इसे टकराने के बाद ऐसे दूर फैल जा रही है, हाँ है ना। तो ये चीजों को कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज, लेंस में कुछ नहीं पता, लेंस में गेम अलग है। लेंस में न तो तुम उसे कन्वर्जिंग बोल सकते हो डाइवर्जिंग, न डाइवर्जिंग बोल सकते हो, डिपेंड करेगा सराउंडिंग क्या है। हाँ 10th में झूठ बोला गया था तुमसे, हमेशा ऐसा नहीं होता है, अभी 12th में बता देंगे। कई बार वो प्लेन मिरर की तरह भी एक्ट करने लगता है, जिन जो लेंस आपने पढ़े हैं। जीवन में कई चीजें हैं जो बड़े होकर समझ में आती हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्या लिखा, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड, या कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग, and concave mirror is converging in nature, and concave mirror is converging in nature. ठीक है, और आओ बातें करें। तुम्हारे लिए जैसे तुमने ये वाला मिरर कौन सा समझा है, कॉनकेव, हाँ या ना। इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पोल से इधर इसी साइड रहेगी, तो रे हमेशा तुम्हारी इधर से ही आएगी। रियल ऑब्जेक्ट के लिए रे अगर इधर से आएगी तो ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव। वर्चुअल के लिए भी रे तो इधर से ही भेजनी पड़ेगी, तो इंसिडेंट रे तो ऐसे ही आके गिरेंगी, तो ये वाली साइड नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर की कैसी होगी, नेगेटिव। अब तुम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लो, यहीं पे कॉन्वेक्स में कुछ भी करो रे तो इधर से ही आनी है, तो ये वाली साइड हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव, तो फोकस इधर होगा, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। तो इस बात को लिख देंगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकट की लेंथ is always negative, of concave mirror is always negative, while for convex mirror it is always positive, while convex mirror it is always positive.
ठीक है हैं? क्या नाम तुम्हारा? अविका नहीं, क्या नाम है यार, कोई विकाई करके है कुछ। दीपिका तो नहीं है, ई से ही है। इसका एक अलग से गेम रखेंगे, है ना। चलो, इतना चमक गया तुम्हें। अब उसके बाद तुम क्या है ना, कभी कभी ऐसे होटल वगैरह के रूम में कभी गए हो, वहाँ पे बाथरूम बड़ा अच्छा होता है ना। किसी भी होटल में जाओगे तो उसकी सबसे खूबसूरत चीज़ उसमें बाथरूम बढ़िया बढ़िया होती है। वो उस बाथरूम में एक बड़ा सा कांच लगा होता है, और उस कांच के बाजू में एक छोटा सा एक डंडी पे लगाए गए ऐसे एक शेविंग मिरर लगा हुआ रहता है। देखा है तुमने? उस शेविंग मिरर में से गोल का गोल होता है, गोल गोल। उसे तुम ऐसे आसपास भी कर सकते हो, ऐसे दूर करके। उस शेविंग मिरर को ऐसे फ्लिप करो, गोल होता है वैसे से घूमता है। तो उसमें ऐसा है तो तुम्हारी शक्ल अच्छी दिख रही है, ऐसा तो तुम्हें शक्ल के दांत दिखने लगते हैं, ऐसा तो तुम्हें लगता है जूम करके देख रहे हैं अपन। देखा है कि नहीं देखा? तो ये बताओ, वो सेविंग मिरर किस नेचर का है? वो कॉनकेव है या कॉनवेक्स है? कॉनकेव है, ठीक है, ठीक है। चलो, दूसरी चीज, आप लोग कभी अपने दोपहिया वाहन को चलाते हैं? दोपहिया वाहन समझते हैं? टू व्हीलर। टू व्हीलर में आप लोग, हाँ, तो टू व्हीलर या फोर व्हीलर में आप लोगों के साइड मिरर होते हैं, और साइड मिरर में एक प्यारी सी बात लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। आंटी सुन लो, हाँ? तो उस मिरर में देखा होगा कि सारी चीजें उसमें पीछे की दिखाई दे रही होती हैं अपने को। उसका नेचर क्या होता है, कैसे डिसाइड कर रहे हो? ये कैसे डिसाइड कर रहे हो कि वो कॉन्वेक्स होना चाहिए? तो देखो भाई, उसमें ऐसा है कि जैसे मान लो एक कछुआ, देखो इधर, जैसे मान लो तुमने, ये फोकस पॉइंट है, तो फोकस पे आने वाली लाइट रे ऐसे टकरा के ऐसे चली जाएगी, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, तुम्हारी इंसिडेंट रे इतनी बड़ी, तो एक तो तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा है, तुम इतने बीच का एरिया देख सकते हो। तुम जब पीछे वाले मिरर की बात कर रहे होते, जिस मिरर में तुमको पीछे दिखाई दे रहा होता है, जो साइड मिरर होते हैं व्हीकल में, वो ये जानने की इच्छा रखते हैं कि पीछे तुम्हारे जो कोई भी व्हीकल आ रहे हैं, जो कोई भी आदमी आ रहे हैं, जो कोई भी औरतें आ रही हैं, जो कोई भी बच्चे आ रहे हैं, जो कोई भी जानवर आ रहे हैं, जो कोई भी ई रिक्शा आ रहा है, वो सारे के सारे तुमको उस छोटे से मिरर में दिखाई दे जाएं। मतलब तुम बड़ा सा एरिया कवर करना चाहते हो लेकिन छोटी सी जगह में, मतलब उन बड़े से एरिया की सारी इमेज छोटी सी जगह में बन जाए। दूसरी चीज, वो इमेज को देखने के लिए तुमको कोई भी स्क्रीन की जरूरत ना पड़े, वर्चुअल इमेज बननी चाहिए। क्योंकि तुम हमेशा जिस चीज को अपनी नेकेड आई से देख पाते हो, वो हमेशा वर्चुअल इमेज देखते हो। कौन सी इमेज देखते हो? रियल इमेज के लिए तुमको स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। ये चीज अभी एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। तो इस चीज को लिख लिया जाए कॉपी में कि क्या लिखेंगे, साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स आर कॉन्वेक्स इन नेचर, साइड मिरर, वैसे उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर, इसका सही नाम होता है रियर व्यू मिरर। मैंने साइड मिरर लिख दिया, समझ गया ना, एक ही बात है। साइड मिरर ऑफ व्हीकल आर कॉन्वेक्स इन नेचर, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बिकॉज ऑफ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन, एंड वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस। फिर उसके बाद शेविंग मिरर की बात कर रहे थे अपन। शेविंग मिरर में क्या हो रहा था? कॉनकेव। तुम लोग दांत दिखाने को डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो पतली सी डंडी होती है, उसके आगे ऐसे 90 डिग्री एंगल पे या 60 डिग्री एंगल पे ऐसे कांच लगा होता है गोल गोल,
और वो ऐसे कांच को ऐसे मुंह में रखता है और देखता है कहाँ तुम्हारे दांतों में क्या प्रॉब्लम है। देखा कि नहीं देखा? वो मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर तुम घर पे भी बना सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी होगा अगर एक आध चम्मच पड़ी होगी तो। चम्मच में दो साइड होती हैं, ऐसे चम्मच है तो ये वाली साइड कॉनकेव हो गई और ये वाली साइड। तो अब तुम ना उस चम्मच को ऐसे रखना और उस चम्मच को अपने मुंह के पास लेके आना। जैसे तुम मुंह के पास लेके आओगे तो तुम्हें अपनी इमेज दिखाई देना शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसे तुम उसमें दूर लेके जाओगे तुम्हारी इमेज तुम्हें दिख नहीं रही होगी। मतलब चम्मच दूर है, तुम्हें अपनी इमेज दिख ही नहीं रही है। जब तुम पास में लेके आ रहे हो तब तुम्हें उसमें अपनी इमेज दिखाई देना शुरू हुई है। मतलब जब तुम इन रे डायग्राम की डिस्कशन कर रहे हो इस कॉनकेव मिरर के केस में, सुनो आप गौर से, कॉनकेव मिरर को वापस से एक बार अपन डिकोड करते हैं। ये सी है, ये एफ है, ये पोल है। तुम्हारी आंखें वर्चुअल इमेज ही देख सकती हैं, और ये वर्चुअल तभी बनाएगा जब कहां पर रखा होगा, एफ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारे लिए जो ऑब्जेक्ट है, जो कांच, जो तुमने चम्मच ली है, वो चम्मच का जो भी फोकस पॉइंट है, उस फोकल पॉइंट से पोल के बीच में जब तुम्हारा मुंह आएगा तभी तुम्हारी शक्ल दिखाई देगी, वरना तुम्हारी शक्ल दिखाई ही नहीं देगी। और अगर यहीं पर अगर मान लो तुमने उसकी उल्टी साइड देख ली, तो उल्टी साइड में तुम्हारी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, क्योंकि वो कैसे एक्ट करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। समझ गई बात? ठीक है, तो लिख लेंगे। और तुम चाहते भी क्या हो? डॉक्टर उस मिरर से ही क्यों देखता है, प्लेन मिरर से क्यों नहीं देख लेता? क्योंकि उसे एनलार्ज दिखाना है, और एनलार्ज तभी दिखेगा जब फोकस और पोल के बीच में कॉनकेव मिरर होगा। तो डेंटल मिरर्स कॉमा शेविंग मिरर्स आर कॉनकेव इन नेचर। ठीक है, चलो। फिर हमने आपको एक बात बोली थी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बाद क्या बोला था अभी मैंने, एक चीज और मैं बताना वाला था। हाँ, क्या? हाँ, स्क्रीन, परफेक्ट। रियल और वर्चुअल इमेज में तुमने देखा होगा कि जो तुम अपने नॉर्मल मिरर में अपनी शक्ल देखते हो, अपना थोबड़ा देखते वक्त तुम्हें कोई भी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती, अपना थोबड़ा आसानी से दिख जाता है, क्योंकि अपन ऐसे थोबड़े को ऐसे सामने रखते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोग तो दिन भर ऐसे कांच के सामने या फिर अपने फ़ोन का कैमरा खोल के आराम से दिन भर ऐसे पता नहीं क्या सुंदरता दिन में 4 बार ऐसे बढ़ रही है, ऐसा। पुरुषों के मतलब महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी ये प्रकृति पाई गई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही ऐसा करते हैं, वह महिलाएं ऐसा करती हैं, पुरुष भी ऐसे आजकल हो गए हैं, पूरे टाइम ऐसे कांच देखते रहेंगे, ऐसा पता नहीं क्यों। तो जैसे आप मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने जब अपनी शक्ल को रखते हो तो आपकी इमेज इस मिरर के पीछे बनती है, इमेज आपकी वर्चुअल है, आपको उसके लिए कोई भी स्क्रीन की जरूरत नहीं है। आप लोग मूवी देखने जाते हो, मूवी में प्रोजेक्टर होता है, उस प्रोजेक्टर में क्या है कि पीछे कुछ भी चीज़ वो चल रही है, उसमें उसने लेंस लगा रखे हैं, वो लेंस उस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन जितनी भी दूरी पर है, अगर वहाँ से स्क्रीन हटा दी जाए तो क्या आपको कभी भी वो इमेज दिखाई देगी? तो इमेज बनाने के लिए तुमको किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, स्क्रीन की। इतना समझ में आया? तो तुमको अल्टीमेटली चाहिए स्क्रीन, ठीक। लेकिन स्क्रीन क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पे जो इमेज बन रही है उसका नेचर क्या है, रियल। तो रियल इमेज देखने के लिए तुमको हमेशा स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन पर्दा हो सकता है, दीवार हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा लिख दो, टू सी रियल इमेज, टू सी रियल इमेज स्क्रीन इज नेसेसरी, टू सी रियल इमेज स्क्रीन इज नेसेसरी। अच्छा, अब मूवी का वो प्रोजेक्टर सेट है ऑलरेडी, इमेज ऑलरेडी जहाँ पे बननी चाहिए वहाँ पे बन रही है। अब तुम पर्दे को उठा के आगे ले आओ, थोड़ा सा आगे खिसका लो, तो क्या इमेज वही बनेगी या ब्लर हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी। पीछे ले जाओगे तो भी ब्लर हो जाएगी। तो गेम ये है कि इमेज जो है वो इमेज पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इमेज बन नहीं रही, इमेज तो पहले भी बन रही है बट ब्लर्ड बन रही है। तो एक पर्टिकुलर इस टर्म को बोला जाता है कि जहाँ पर इमेज बन रही है तो हम उसे बोलते हैं शार्प इमेज बन रही है। जैसे मैंने बोला इस पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज है,
तो ऐसा नहीं है यही इमेज बन रही है, इमेज इसके आगे पीछे भी है लेकिन वो शार्प नहीं। तुम समझे मैं क्या बोला? ठीक है, तो ठीक है, और तुमने ये पॉइंट क्या लिख लिया, टू सी रियल इमेज स्क्रीन इज नेसेसरी, एंड ऐसा लिख लेंगे कि वर्चुअल इमेज कैन बी सीन विद नेकेड आई या विदाउट स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कैन बी सीन विदाउट स्क्रीन, virtual image can be seen without screen। जुकाम हो गया सोने से? अच्छा, किसका मैसेज आया था? तू क्या फोन चला रहा था नीचे? मम्मी को मैसेज कर रहा था? अब बेटा देखना जरा मम्मी कौन है आजकल। अच्छा अच्छा, होने वाले बच्चों की मम्मी या अपनी मम्मी? पर्सनल मम्मी, ठीक है फिर, ठीक है पर्सनल। नहीं मतलब ऐसे ही एक बार एक बच्चा ऐसे कोटा में फ़ोन चला रहा था, मैंने उससे पूछा क्या कर रहा है? सर मम्मी से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कह रहा नहीं सर, होने वाले बच्चों की मम्मी से बात कर रहा हूँ। हाँ तो बच्चे बड़े क्यूट होते हैं। कुछ नहीं, हंसी मजाक ही चल रही थी। हाँ हाँ, कोटा में तुझे क्या लगता है कि कोटा में सब ऐसे पढ़ते, ऐसे गले में रस्सी बांध के ऐसे पढ़ते हैं हमेशा क्या? सब मस्ती के साथ पढ़ते हैं, बड़ा मस्त माहौल रहता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन हो गई यार, देख रियल और वर्चुअल इमेज दोनों समझ में आ गई। अब जरा 2 मिनट तूने जितना भी पढ़ा है उसको मन में सोच कि एक ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी से पोल की तरफ लेके आ रहा हूँ कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी से कहाँ लेके आ रहा हूँ? पोल की तरफ। इसकी इमेज कहाँ से कहाँ नाच रही है ये मन में सोच। सोचो सोचो। सोच लिया? चलो, एक कैंडल है, अपन ऐसे पकड़ के लेके आ रहे हैं, देखिए या ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पे इसकी इमेज यहाँ बनी होगी, हाँ या ना? रंग बदल देते हैं, ये इसकी पहली इमेज बनी होगी। फिर हम इसको थोड़ा पास में लेके आते जाएंगे तो इसकी इमेज यहाँ आती जाएगी, और इसका जो साइज है इमेज का वो बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा, हाँ या ना? और अल्टीमेटली जब ये यहाँ पर आ जाएगी तो इक्वल साइज की हो जाएगी। सही बात है। तो फोकस पे बहुत छोटी इमेज बनी और बराबर बराबर होके यहाँ पे इतनी बड़ी इमेज बन गई। अब जाके इसकी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर हुई है, मतलब यहाँ पर जो भी इमेज बन रही है उनकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है। इतना चमक गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे आ चुका है, इस ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाऊंगा तो इमेज और पीछे जाएगी और इसका साइज हमेशा बढ़ता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा तो इमेज गायब हो जाएगी। इमेज कहाँ पे पहुँच गई? इन्फिनिटी पे। अब इसको ऐसे समझ कि ऑब्जेक्ट आ रहा है ऐसे, तो इमेज फोकस से जा रही है पीछे। इतना क्लियर हो गया? फोकस पे पहुंचते ही इमेज इन्फिनिटी पे चली गई। अब ये भी नहीं बोल सकते कि उधर वाला इन्फिनिटी कि इधर वाला इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है। क्योंकि फोकस से जैसे ही मैं इसको राइट साइड निकालूंगा जो इमेज है वो इधर आ जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। और इमेज वर्चुअल बनते ही जैसे ही ऑब्जेक्ट इमेज अब ट्रेवल करेगी इधर प्लस इन्फिनिटी से पोल की तरफ, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ आएगा इमेज इन्फिनिटी से पोल की तरफ आएगी, आया ना? तो इमेज का अगर तू देखेगा ट्रैक, वो ट्रैक ऐसा है, पहले यहाँ से यहाँ गई और फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ पे आई। रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कभी भी फोकस और पोल के बीच में नहीं आ रही। देख गौर से, आ रही है क्या? हाँ, आएगी नहीं। रियल ऑब्जेक्ट के लिए कभी नहीं आ रही। मैं ऑब्जेक्ट को लेके तो आ गया, रियल ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पोल तक लेके आ गया, इमेज कभी भी पोल और फोकस के बीच में आई नहीं। समझ गए बात को? तो इमेज फॉर्मेशन क्लियर है दिमाग में? ठीक। अब कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है?
ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए, तो इमेज फोकस से लेके किधर चली गई, पोल की तरफ। तो जब ऑब्जेक्ट जब तुम माइनस इन्फिनिटी से लेके पोल की तरफ लेके आओगे, तो इमेज कहाँ से कहाँ जाएगी, फोकस से पोल की तरफ। एक बात बता, इसमें वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इमेज की या ऑब्जेक्ट की? क्वेश्चन समझ गया मेरा? कॉन्वेक्स मिरर में एक ऑब्जेक्ट को मैं माइनस इन्फिनिटी से पोल की तरफ लेके आया, तो इसकी जो इमेज है वो पोल से फोकस से पोल पे आ गई। तो इमेज किसकी, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, इमेज की या ऑब्जेक्ट की? अरे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जितनी देर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल पे ट्रेवल किया, इमेज कहाँ से कहाँ ट्रेवल करी है, फोकस से पोल, तो स्पीड किसकी ज़्यादा रही होगी। समझ गए बात को? क्लियर है कहानी? ये बात मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ये बस ऐसे ही अपने आपस का डिस्कशन है। ओके, अगली हेडिंग लिखी जाए, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला, हाँ घबराओ मत, न्यूटन ने सब जगह चरस बोई है। न्यूटन्स फॉर्मूला वो जहाँ जहाँ बो सकता है, मैथ्स में भी है, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, मैकेनिक्स में भी है, रे ऑप्टिक्स में भी है, मॉडर्न फिजिक्स में बच जाते हैं। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते पढ़ते जब मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, तो फिर मॉडर्न फिजिक्स समझना ही बंद हो जाता है, कि वहाँ पे चीज़ें फिर कुछ सर्टेन रहती नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन रहता है। आओ भाई सीखो। न्यूटन ने ऐसा बोला कि तुम भोले बच्चे हो, तो हमने कहा हाँ न्यूटन भाई साहब हम सब भोले बच्चे हैं। उसने कहा कि तुम आज तक कर क्या रहे थे, तुमने यू और वी को मेजर कहाँ से किया है, पोल से। हमने कहा हाँ एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही बात कह रहे हो। उसने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम डिस्टेंस मेजर करो फोकस से, ठीक है, फोकस तुम्हारे लिए ओरिजिन की तरह काम करे। हमने कहा ओके। तो उसने कहा कि x1 इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, और x2 बोला डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस, और f है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जो फोकट की है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो उसने कहा कि देख भाई फॉर्मूला सिंपल है, x1 x2 इज इक्वल टू f² होगा हमेशा, दिमाग मत लगा कहीं भी, ठीक। एनसीईआरटी में है नहीं है, हट गया, ज्ञान की बात है। जब भी मुझे क्वेश्चन को 3 से सेकंड में 4 सेकंड में करना होता है, तो मैं इसी से करता हूँ। इसको लगाने के लिए आपको 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f अच्छे से आना चाहिए। तुमको हर दोनों टाइप के मिरर की हर इमेज के बारे में सारी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने से तुम कहाँ कहाँ फंसोगे वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो तुमने फोकस की बात कर ली, डिस्टेंस फोकस से मेजर कर ली, x1 तुमने क्वेश्चन में दे दिया, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें x1 पता चल गया, f पता चल गया, तुमने x2 निकाल लिया। अब x2 डिस्टेंस कहाँ से आएगी, फोकस से। वो फोकस से लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। तुमको सोचना है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो इमेज बन रही है, ये फोकस से लेफ्ट में बनेगी या राइट में बनेगी। ये तुम्हें तभी पता होगा जब तुम्हें सारी इमेज फॉर्मेशन पहले से क्लियर होंगी। समझ गए बात को? और थोड़ा दिमाग को पकाते हैं तुम्हारे। अब अगर ऐसा है तो न्यूटन का ये लॉ, न्यूटन का ये फॉर्मूला तुम्हारे जीवन को बहुत आसान कर देगा। और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप इसको कभी अप्लाई ना करें, क्योंकि इसको अप्लाई करने से आपके जीवन में एक चरस बो दी जाएगी, और वो इतनी खतरनाक होगी कि आपसे समेट ही नहीं समटेगी। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमेशा क्वेश्चन में दी जाती हैं पोल से, तो पहले तो तुमको फोकस से वो घटानी पड़ेंगी, आया ना? तुम्हें डिस्टेंस तो फोकस से चाहिए ना, तो पहले तो वो डिस्टेंस निकालो। चलो निकाल ली, ठीक, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, सोचो कि लेफ्ट बनेगी कि राइट बनेगी, फिर इमेज डिस्टेंस निकालो, इमेज डिस्टेंस आ गई। अब इमेज डिस्टेंस आ गई, वो भी कहाँ से आएगी, फोकस से, x2, लेकिन तुम्हें कहाँ से चाहिए, पोल से। तो अब ये सोचो कि पोल से क्या ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि लेफ्ट में बन रही है कि राइट में बन रही है।
तो ये उनके लिए है जिनको सब कुछ अच्छे से आता है। जब तुम सब अच्छे से सीख जाओ, 50 क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे लगा लो, 1/v+1/u=1/f, तब इसको यूज करना है। बोर्ड में नहीं यूज कर सकते। एक ये जीत के लिए है। किसके लिए है? जीत के लिए। अवन्या, जीत के लिए। ये बेटा कौन सी आपने कलाकृति बनाई है? कुछ खतरनाक से बनाई है। न्यूटन फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक है। अगली हेडिंग लिखो, स्पीड ऑफ इमेज। जैसे नोट करेंगे, नोट कर लो कर लो कर लो, बोले बच्चे। अगली हेडिंग लिख ली जाए, स्पीड ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखिए, स्पीड ऑफ इमेज लिखिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही बात है। अभी वेक्टर लगा के वेलोसिटी लिख दूंगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब, वैसे आती तो उस फॉर्मूले के डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से ही है, लेकिन ये तुम हमेशा नहीं लगा सकते। इसके लिए कंडीशन ये है कि जब फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन है वो बहुत कम हो, तभी लगा सकते हो, वरना रायता फैल जाता है। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बस ये फॉर्मूला है, लिख लेंगे। ये अगेन जीत के लिए है। फिर बोर्ड के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर होती है 1/f बटन नेगेटिव। कब? व्हेन f इन मीटर, जब फोकल लेंथ मीटर में हो। और यही फॉर्मूला पावर का होता है -100/f जब f सेंटीमीटर में हो। ठीक है? तो यस सड़ो, नो सड़ो, यस सड़ो, सड़ गए सड़ो। डन। तो फिर प्रश्नों का दौर शुरू करें। क्या आप लोगों के स्कूल में रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस पूछते हैं? अच्छा अच्छा। वैसे आपको रियल और वर्चुअल इमेज तो बता ही रखी है ना? तो जैसे रियल इमेज में की डेफिनेशन लिख दो। रियल इमेज में क्या होता है? जहाँ पर रेज एक्चुअल में मिल रही हो, कौन सी? रिफ्लेक्टेड रेज। और जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रही हो वो रियल इमेज हो गई। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज को खींच के मिलाना पड़ रहा हो या अपीयर टू बी मीट, तो आप उसे बोल देंगे अपन वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को अपन स्क्रीन पे ले सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते। रियल इमेज के लिए अब जो भी, अगर मिरर के लिए बात करेंगे तो मिरर के लिए रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगी और वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। तो ये डेफिनेशन से ही तो चाहो तो तुम डिफरेंस लिख सकते हो, तो मैं इसको नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो ठीक है मित्र। अच्छा, और यहाँ से अगर तुम देखोगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अगर देखी जाए तो वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है कॉन्वेक्स मिरर की। और पावर ऑफ कॉनकेव मिरर, मैंने उल्टा बोल दिया, नेगेटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है और आगे नेगेटिव है। कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। लिख लेंगे। डन। क्वेश्चन लिखेंगे अब। पहला प्रश्न,
The focal length of a concave mirror is 30 centimeter. The focal length of concave mirror is 30 centimeter. The focal length of concave mirror is 30 centimeter. Find the position of the object. Find the position of the object in front of the mirror. In front of the mirror, so that in front of the mirror, so that the image is 3 times the size of object. So that image is 3 times of the size of object. कीजिए। आओ बातें करें। इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में इसने इमेज के रियल वर्चुअल होने के बारे में, इरेक्ट इन्वर्टेड होने के बारे में कुछ बात नहीं करी। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन +-3 दोनों पॉसिबल है। मुझे एक मैग्निफिकेशन के कुछ फॉर्मूले पता थे, जिसमें एक फॉर्मूला था -v/u, एक फॉर्मूला था f/f-u, एक फॉर्मूला था f-v/f। तुमने इसमें से कौन सा लगाया है? तो तुम गधे हो। क्वेश्चन जो एक लाइन में हो सकता था उसको तुमने 4 लाइन में किया होगा। पहले तुमने v और u में रिलेशन निकाला होगा और फिर तुमने उसको रखा होगा 1/v + 1/u = 1/f में। स्मार्ट काम क्यों नहीं किया? सिंपल, m का जो फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है, f/ क्या पूछा था इसने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो f-u। फोकल लेंथ क्वेश्चन में कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो कैसी होगी? माइनस में। वेरी गुड। u तुम्हारे पास कितना है? निकालना है। m तुझे पता ही है, f पता है, वैल्यू डाल सीधे इस फॉर्मूले में। तो m की वैल्यू सबसे पहले +3 लेके सॉल्व कर लेंगे। फोकल लेंथ -30 -u, तो ये लाला हो जाएगा तेरे पास -90 -3u -30, तो 3u -60। तो u की वैल्यू -20 आ रही है। कब? जब आपने m को +3 लिया है। तुम्हारा +3 लेने पे कितना आ रहा है? 40 आ रहा होगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने क्या किया, तो फॉर्मूले में v और u विद साइन नहीं रखे। उसमें u को विद साइन रखने की जरूरत नहीं, लेकिन v को तो विद साइन रखना था, वो तुमने नहीं किया। इसकी वजह से तुम्हारा आंसर गलत आया। फिर m की वैल्यू को -3 रख देंगे दूसरे केस में, और ये फॉर्मूला यही रहेगा, f/f-u, दैट इज -3 -30 -u। तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस ढिच के आओ, तो अगेन -90 -3u, लेकिन इस बार +30, 3u -120। तो u की वैल्यू आ रही है -40 सेंटीमीटर। ये उन बच्चों ने किया होगा सही जिन्होंने विद साइन रखा होगा। तुम लोगों ने क्या किया वो भी बता देता हूँ। तुम लोगों ने किया है -v/u तुमने +3 रखा, तो तुमने लिख दिया v -3u। ऐसा लिखा ही नहीं लिखा? सही बताओ, ऐसे लिखा? ठीक। उसके बाद तुमने किया 1/v - 1/u = 1/f, सॉरी प्लस है ना। तुमने v की जगह सीधा चिपका दिया -3u, यही किया ना। और इसको तुमने बोल दिया +u, और ये हो गया तुम्हारे 1/-30। तो इसको जब तुमने सॉल्व किया तो हो जाएगा -2/3u, यही होगा ना। 3 नहीं, प्लस का होगा, तो प्लस का इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो 2/3u = 1/-30। तो u की वैल्यू -30 आ रही है, -20 आ रही है। अब देखो, जब +3 लिया है तो u की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? -20। तुमने यहां से करने में तुम्हारा -20 आ रहा है, लेकिन तुमने यहां पे कुछ लोचा किया है। तुम्हारा आंसर, जब तुमने मैग्निफिकेशन +3 लिया तो तुम्हारा आंसर -20 आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा आंसर -40 आया। मेरा कंफ्यूजन ये है तुम्हारे क्वेश्चन सोल्यूशन से। सेम आया?
जब तुमने +3 लिया तो तुम्हारा आंसर -20 आना ही चाहिए। -40 तो नहीं आया किसी का? आया है, झूठ बोल रहे हो। पक्की बात? तो अगला क्वेश्चन लिखो। तो अपन डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अपन को ये रायता फैलाने की जरूरत नहीं, एक एक लाइन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि a needle of length f/3, a needle of length f/3 is placed in front of a concave mirror of focal length f. Is placed in front of a concave mirror of focal length f. है ना? Image formed is real and inverted. Image formed is real and inverted. Also, one end of the image touches the rod. One end of the image touches the needle. दिया था, क्या बोला था? Needle, हाँ, touches the needle. One end of the image touches the needle. Find longitudinal magnification. Find longitudinal magnification. मैग्निफिकेशन चाहिए मुझे, बस इतना सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता, मुझे आता ही नहीं क्वेश्चन, मैं तो भूल गया सब। अब जब तुम सॉल्व कर लोगे फिर मुझे याद आ जाएगा, तब तक मैं सब भूला हूँ। ये क्वेश्चन में ना, ये तुमने पहले ना लिखी है ना, a needle is placed in front of a concave mirror, और क्या लिखा है? Of focal length। तो इसमें ना ऐसा लिख दो, a needle of length f/3 is placed along principal axis. Along principal axis. Along principal axis, बस इतना लिख दो, in front of a concave mirror, बाकी सब तो पता। अब करो तो तुम्हारा जो आंसर -1 आ रहा है वो नहीं आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मैंने रखी है, हालांकि मैंने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही रखी होगी। ये बात भी तुम्हें सोच लेनी चाहिए थी। चलो मैंने और क्लियर कर दी। आओ बातें करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है मैं तो बोलने वाला था बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग अपने आप को इतना कम आंकते हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपको किसी ने बताया नहीं। पहली बात तो इस क्वेश्चन में इसने साफ साफ बोला है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी है, और इसने एक लाइन बोली है कि जो इमेज का एक एंड है वो टच कर रहा है किससे? ऑब्जेक्ट से। ऐसा तभी हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो, ऑब्जेक्ट का एक एंड किस पे रखा हो? सी पे। बहुत बढ़िया, नाइस नाइस पिक डियर। रंग जा यार, रंग क्यों नहीं रहा है? अरे बेटा समझाऊंगा ना, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल सही, क्योंकि इससे क्या है ना, मैं एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन करा दूंगा। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी यहीं से समझा दूंगा मैं, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन। अब एक बात बता, उसने क्या बोला कि जो इसकी इमेज है वो कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और इसका एक एंड अगर टच होना है तो इसकी जो इमेज बन रही होगी वैसी बन रही होगी। एक जो सी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज तो यही बन गई होगी, आया ना? और जो ये वाला, इसकी इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, और अल्टीमेटली इमेज ऐसी बन रही होगी। सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो फॉर्मूला था सर, मास जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो -m ट्रांसवर्स का स्क्वायर होता है। ये वाला क्यों नहीं लगाया? वो तब लगाना था जब ऑब्जेक्ट की लेंथ फोकल लेंथ से कंपेरेबल ना हो, बहुत छोटी हो।
यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो अपने आप में कितनी है, फोकल लेंथ, तो क्या ये एफ से नेग्लिजिबल है? नहीं, तो फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस ये वाला जो एंड है इसकी इमेज तो यहाँ बन गई, इस वाले एंड का नाम अगर मैं ए रखूँ तो इसकी इमेज यहाँ ए डैश बनेगी। तो मैं इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी मेरे पास u, u हो जाएगा मेरे पास u फॉर a स्पेशली, या मैं ऐसा लिख देता हूँ फॉर a। फॉर a के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ ये कि u हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होती है पोल से लेके c तक की 2f, और c से लेके a तक की दूरी कितनी है, या पूरा लिख देते हैं सी पी माइनस ए सी, दैट इज 2f माइनस एफ बाई 3। तो जो u बनेगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, 6 में से 5f बाई 3। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो u है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो u की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। लॉजिक समझ में आया, नेगेटिव क्यों, ये साइन है। कितना चमक गया। फोकल लेंथ इसकी कैसी होगी बेटा, माइनस में। तो अब अपन फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस मिरर फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं। इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो थोड़ा और खोलूंगा तो u माइनस एफ अपॉन एफ यू 1/v। तो यहाँ से मैं लिख लूँगा v इज इक्वल टू एफ यू डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। ठीक है। अब ये जो कहानी है एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, इसको थोड़ा और डिटेल में समझा जाए। इससे डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, अब तो वैल्यू डालनी है बस। तो v इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है मेरे पास, तो फोकल लेंथ तो है माइनस का f, विद साइन रखना है। u अपने पास कितना है, माइनस का 5f बाई 3 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5f बाई 3, और ये कितना है, माइनस का f। तो ये हो जाएगा अपने पास 5f स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई f माइनस f बाई 5f बाई 3, तो कितना बचेगा, माइनस का 2f बाई 3। कितना चमक गया, 3 से 3 कट गया, f से f कट गया। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा v का, वो आ रहा है माइनस का 5f बाई, कितना क्लियर है। अब माइनस का 5f बाई 2 से जो बात निकल के आई वो ये निकल के आई कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो v है और ये u है। तो लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, लेंथ ऑफ इमेज निकालने के लिए मुझे चाहिए a डैश p में से मैं घटा दूं cp। a डैश p है v और cp की वैल्यू है 2f, तो मुझे v का मैग्नीट्यूड ही चाहिए बस। तो ये हो जाएगा 5f बाई 2 माइनस का 2f, तो जो मेरे पास बचेगा कितना बचेगा, f बाई 2। तो लेंथ ऑफ इमेज आ गई कि नहीं आ गई, आया ना। तो अब लेंथ ऑफ इमेज आ गई, मैं इधर से इधर चल रहा हूँ, थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ इमेज मेरे पास कितनी आ गई, f बाई 2, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, f बाई 3। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 3 बाई 2। लेकिन समस्या में पता है क्या है, ये किस में होगा, नेगेटिव में, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है तो इसकी इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड। तो इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इन्वर्टेड बनेगी, तो यहाँ पे एक माइनस में ऑलरेडी लगा दूँ। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। तो बहुत लोगों का आंसर सही है वैसे तो, विवान का सही है बस, चलो बहुत अच्छा है, लिख लेंगे। देखो इसमें एक केस और अपन सोच सकते हैं, अगर इसने क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि इमेज एनलार्ज बन रही है, तो उस केस में ये भी तो हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इससे सी के राइट ना होकर सी के लेफ्ट में रखो। उस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। उस केस में भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन वो दो केस लेना नहीं चाह रहे, तो अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं।
इसमें ऐसा लिख देते हैं कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, रियल, इन्वर्टेड, और इसमें लिख दो एनलार्ज या इलोंगेटेड, कुछ भी लिख लो। हाँ बिल्कुल, टच तो है ही, वो तो कंडीशन है ही। हाँ ठीक है, चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अरे यार क्या, नहीं ये वाला नहीं है। अरे यार मन में लोगों के लड्डू फूट जाते हैं, उन लड्डुओं को वापस से फोड़ने में बड़ा मजा आता है मुझे। देखिए, अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, अ स्मॉल कैंडल 2.5 centimeter in size, a small candle 2.5 centimeter in size is placed 27 centimeter, is placed 27 centimeter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of ROC 36 centimeter, of ROC 36 centimeter, of ROC 36 centimeter. At what distance from the mirror, at what distance, at what distance from the mirror should a screen be placed, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to receive sharp image, in order to receive sharp image, in order to receive sharp image. Describe its nature, describe its nature and size, describe its nature and size, describe its nature and size. Full stop. If the candle is moved closer to the mirror, if candle is moved closer to the mirror, how should the screen have to be moved? How should the screen have to be moved? हाँ देखो, इसने ऐसा है कि एक कर्व्ड मिरर है, तो कर्व्ड मिरर ये क्या, कॉनकेव। इसने क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर बोल रखा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एफ है, ये सी है। ऑब्जेक्ट को मैंने 27 सेंटीमीटर रखा है, तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है, ये दूरी अपने पास 27 सेंटीमीटर है, तो u इज -27 सेंटीमीटर, f इज -18 सेंटीमीटर, तो इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ इमेज इज 2.5 सेंटीमीटर, तो इसकी इमेज ऑब्वियसली एनलार्ज बनेगी और c के बियॉन्ड बनेगी। आया ना, जो इसकी इमेज है वो किधर बनेगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो c के बियॉन्ड बनेगी और एनलार्ज बनेगी। उसने पूछा क्या है कि हम कहाँ पर रखें, सबसे पहले तो उसने v पूछा है, तो v के लिए हमने तो फॉर्मूला याद कर लिया है। v के लिए क्या फॉर्मूला याद किया है, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये क्या लिखा है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अपनी डिजायर्ड फॉर्म में लिखा है, वैल्यू डाल देंगे, माइनस का 27, माइनस का 18, माइनस का 27, माइनस ऑफ -18, तो 27 इंटू 18, 27 में से 18 जाते हैं तो 9 बचते हैं, तो 9 दूनी 18, तो माइनस का 54 सेंटीमीटर इसकी इमेज डिस्टेंस आ रही है। तो यहाँ से जो इसकी दूरी है, ये माइनस के 54 सेंटीमीटर आ गई। सबका यही आ रहा है क्या? फिर उसने हमसे नेचर पूछ रखा है, तो मैग्निफिकेशन भी निकाल लो, मैग्निफिकेशन इज -v/u, तो माइनस का 54, माइनस का 27, 27 दूनी 54 ही होता है, तो मैग्निफिकेशन इज -2, मैग्निफिकेशन इज -2, मतलब इमेज एनलार्ज्ड है, और क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड है,
और रियल है। सब कुछ पता चल गया। वैसे भी उसने खुद ही बोल दिया स्क्रीन चाहिए, तो कैसी होगी इमेज, रियल होगी। उसके बाद उसने बोला है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाऊं, क्लोजर टू द मिरर। अगर तुम इसको मिरर के पास लेके आओगे तो ये इमेज किधर जाएगी, पीछे। तो उसका आंसर हो जाएगा इट विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर, इट विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर। तो लास्ट लाइन का मतलब है इट विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में रिफ्लेक्शन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ खैर, थैंक यू वेरी मच।